हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है यहाँ पे as shown in the figure A is the man of mass 60 kg standing on a block B of mass 40 kg kept on ground. The coefficient of friction between the feet of the man and the block is 0.3 and that between B and the ground is 0.2. If the person pulls a string with 125 Newton force, तब क्या होगा? चलिए ध्यान ध्यान से देखो। देखो पर्सन के साथ यहाँ पे रोप नहीं बंधी हुई है, वो ये हो रहा है कि वो रोप को खींच रहा है। तो डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ये रहा पर्सन, ये रही आपकी पुली, है ना, और वही रोप फिर ब्लॉक बी के साथ कनेक्टेड है ना। पर्सन और ब्लॉक बी के बीच में थोड़ा सा मैं स्पेस बना रहा हूँ ताकि लिखने में जो स्पेस हमें चाहिए वो हम लिख सके। पर्सन अगर इस रोप को 125 न्यूटन फोर्स से खींचता है तो इस पूरी रोप में टेंशन 125 न्यूटन आ जाएगी, तो वो भी रोप भी पर्सन को इस तरफ 125 न्यूटन से खींचेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं और क्या हो सकता है। तो ये पर्सन जो है ना ब्लॉक बी के ऊपर ऑलमोस्ट स्लाइड कर रहा होगा, यही होगा। पर्सन ब्लॉक बी के ऊपर स्लाइड कर रहा होगा तो उस पर पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन लगने की पॉसिबिलिटी है। किसकी पॉसिबिलिटी है? फ्रिक्शन लगने की पॉसिबिलिटी है। और वो फ्रिक्शन जो होगा पीछे की तरफ, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू एम जी। कितना दिया हुआ म्यू यहाँ के लिए? यहाँ के लिए 0.3 दिया हुआ है, तो 0.3 इंटू पर्सन का मास 60 इंटू 10 दैट इज 180 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स जो पीछे की तरफ लग सकता है जिससे कि पर्सन मूव ना करे वो 180 न्यूटन है। बट ऑब्वियसली उतनी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, है ना। 180 न्यूटन देखते हैं कितना लगेगा, वो एक बात है कि कितना लगेगा, है ना। अगर यही वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पीछे की तरफ कोई फ्रिक्शन एफ लगता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ 180 न्यूटन निकाल चुके हैं, तो वो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो वही फ्रिक्शन बी पे आगे की तरफ लगेगा, है ना। इमेजिन कीजिए वही फ्रिक्शन बी पे आगे की तरफ अप्लाई होगा। और जब बी पे आगे की तरफ अप्लाई होगा तो बी पे कौन से फोर्सेस आगे की तरफ एक्ट कर रहे हैं उनको लिखते हैं। बी पे फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट कर रहा है, बी पे यहाँ पे 125 न्यूटन भी लग रहा होगा, ठीक है। तो बी पे बॉटम पे जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, कुछ ना कुछ लगेगा, इसको एफ डैश ले लेते हैं। और एफ डैश की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी, कितना दिया हुआ है यहाँ के लिए? 0.2 दिया हुआ है ना। बी और सरफेस के बीच में 0.2 इंटू ए और बी दोनों का अगर मैं मास ऐड करूँ वही रिएक्शन मिलेगा ना। बी और ग्राउंड के बीच में रिएक्शन कितनी होगी? 60 + 40 इंटू जी, यानी कि 100 इंटू जी। कितना आ जाएगा? 200 न्यूटन। तो पीछे की तरफ 200 मैक्सिमम लग सकता है। ये बात आपको क्लियर है? पीछे की तरफ 200 मैक्सिमम लग सकता है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे कंडीशन आ रही है स्टैटिक फ्रिक्शन की। बात क्लियर है? क्योंकि देखो 125 न्यूटन कम है, 180 ज़्यादा है, तो ए रुका रहेगा। हम मान के चलते हैं कि ए रुका रहेगा, है ना। ये बात होगी। और बी पे 125 आगे की तरफ लग रहा है। कितना लग रहा है? 125 आगे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ 200 न्यूटन वैल्यू है, तो ये भी हम मान के चल सकते हैं कि बी भी रुका रहेगा, है ना। बट ये कंडीशन जो आ रही है ना यहाँ पे, ए और बी के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है स्टैटिक फ्रिक्शन लगने की, मतलब कि ए और बी साथ में मूव करेंगे। वो कैसे, उसको भी सोचना पड़ेगा। कैसे सोच सकते हैं हम? देखो मैं आपको बताता हूँ। दोनों को मैं एक बॉडी मान लेता हूँ, 60 + 40 100 kg की, है ना। 100 kg में टोटल राइट की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? देखो ये 125 लग रहा है और ये भी 125 लग रहा है ना। तो कितना हो गया? 250 न्यूटन लग रहा है। और अगर मैं बॉटम पे देखूं, ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने ए और बी को एज ए सिंगल बॉडी मान लिया, है ना, सिस्टम के अंदर, है ना। इसी को सिस्टम हमने कंसिडर कर लिया। तो बी पे जो बॉटम की तरफ पीछे की तरफ जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है वो हमने कितनी फाइंड आउट की थी? 200 न्यूटन, है ना। कितनी फाइंड आउट की थी हमने? 200 न्यूटन। अब देखो ये बॉडी मूव कर सकती है, तो बोथ विल मूव एज अ सिंगल बॉडी, बोथ विल मूव एज अ सिंगल बॉडी इन राइट डायरेक्शन। तो इनकी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 250 - 200। ये नेट फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाय जो सिस्टम का मास हम ले रहे हैं, ये आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? यानी कि ए भी कितने से मूव करेगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बी भी कितने से मूव करेगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अगर मैं ए का फ्री बॉडी डायग्राम लेता हूं तो ए पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? 125 इधर लग रहा है। ए का मास कितना है? 60 kg है, लिख लेते हैं। इधर कितने से मूव कर रहा है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो कितनी आएगी? 125 - एफ, ये नेट फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 0.5, ठीक है। तो आ जाएगा 125 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू 30। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 95 न्यूटन। कितनी आ जाएगी? 95 न्यूटन। अब मैं बात करता हूँ अगर बी की, तो बी पे ध्यान से देखो, रोप के कारण 125 आगे की तरफ लग रहा है,
और ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 95 न्यूटन आगे की तरफ लगेगा। बात क्लियर है? तो कितना हो गया टोटल? ठीक है, ये टोटल हो जाएगा, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा आपका? 220 न्यूटन। बात क्लियर है? कितना हो जाएगा? 220 न्यूटन। और पीछे की अब बी क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। ए और बी एज ए सिंगल बॉडी आगे मूव कर रहे हैं राइट की तरफ, और बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। बात क्लियर है? अगर बी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट स्लाइड कर रहा है तो ग्राउंड पे ऑब्वियसली पीछे की तरफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 200 न्यूटन लग जाएगी। क्रॉस चेक करें, देखो आगे की तरफ बी पे कितना फोर्स है? 220 न्यूटन, माइनस पीछे की तरफ कितना है? इतना। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू बी का मास 40 इंटू बी की जो एक्सेलरेशन है। आप देखो आंसर आ रहे हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। बात क्लियर है कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक है, बी विल स्लाइड ऑन ग्राउंड, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी विल मूव विद एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के अलावा सी पॉइंट बोला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए और बी के बीच में, वो हम निकाल चुके हैं, 95 लग रहा है। सी ऑप्शन में दिया 125, तो वो गलत है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन बी एंड द ग्राउंड विल बी 250, 250 नहीं 200 लग रहा है, तो डी भी गलत है। तो ए और बी करेक्ट ऑप्शन है। अब मैं दोबारा से जाते जाते एक बात रिपीट कर दूं, आप बोलोगे सर दोनों ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक नहीं है, यहाँ पर्सन है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जैसे जैसे बी आगे जाएगा, मैं यही डायग्राम बना रहा हूँ, बी मान लो यहाँ पहुंच गया, तो जो रोप लूज होती है पर्सन ऊपर खड़ा रहेगा, और उस रोप के साथ आप समझ रहे हो ना, जैसे वो एक डांस फॉर्म होती है कि रोप पकड़ के आप आगे आगे मूव करते हो, या जैसे आप पहाड़ के ऊपर अगर चढ़ते हो तो रोप पकड़ पकड़ के आगे जाते हो, तो ये जो पर्सन है ए, ये भी रोप पकड़ के आगे जाता जाएगा, और ये जो रोप है ना, ये रोप को किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे होगा इस तरीके से ना, इसने रोप को यहाँ पकड़ रखा होगा, फिर ये आगे मूव कर जाएगा यहाँ पे कहीं पे, है ना, इसने रोप को यहाँ पकड़ रखा होगा, तो रोप पीछे पीछे लूज होती रहेगी और गिरती रहेगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा ए और बी के बीच में जो रोप है उसकी लेंथ कांस्टेंट नहीं है। ए क्या कर रहा है, रोप को खींची जा रहा है और आगे मूव करता जा रहा है राइट की तरफ, और बी पे वो काइंड ऑफ फिक्स हो गया, और बी भी राइट की तरफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो दोनों एकदम साथ साथ मूव कर रहे हैं राइट की तरफ, और रोप का जो लेंथ है ए और बी के बीच में वो डिक्रीज होता जाएगा। बात क्लियर है? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।